स्वागत है आप सबका पहला सवाल में। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और हेमंत ठुकराल। बाजारों के खुलने की तैयारी, नजर रखेंगे प्री ओपनिंग सेशन पर और साथ ही रुपए की शुरुआत देखेंगे किस तरह की होती है, क्योंकि 65 रुपए 54 पैसे पर हमने कल क्लोजिंग होते हुए देखी थी, जो कि पिछले 2 साल का सबसे लोएस्ट लेवल है। चलिए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर इस वक्त 85 अंक नीचे है सेंसेक्स, निफ्टी 35 अंक नीचे, इस वक्त आधा % का नुकसान है। स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट 5% ऊपर है, रिलायंस 1.5% ऊपर है। ये स्टॉक्स मजबूती की तरफ। कमजोर शेयरों पर नजर डालें तो आप देखेंगे इन्फोसिस 5% नीचे नजर आ रहा है। येस बैंक में 2% की गिरावट इस वक्त आपको नजर आएगी। टेक महिंद्रा 1.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। रुपए की चाल पर रखिए नजर और यहाँ देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है करेंसी मार्केट में। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं करेंसी मार्केट में 65.73 20 पैसे की और कमजोरी अब आती दिख रही करेंसी मार्केट में, यानी कि नए 2 साल के लोएस्ट लेवल अब आते हुए दिख रहे रुपए पर। 20 पैसे के आसपास के नुकसान के साथ हमने शुरुआत की, तो करेंसी मार्केट पर दबाव बरकरार है और 66 की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ रुपये। तो रुपए पर जबरदस्त दबाव के साथ हमने शुरुआत की है रुपए पर। लेकिन यहाँ पर हम करेंसी मार्केट पर एक डिटेल जायजा भी लेंगे कि किस तरह की रणनीति आपको रखनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये शुरुआत होती दिख रही है भारतीय बाजार में। करेंसी मार्केट में 20 पैसे का नुकसान आज फिर से है। तो ऐसे में एसएक्स निफ्टी जो 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे दिख रहा था, 110 अंक नीचे, उसके कंपैरिजन में प्री ओपनिंग सेशन में भले ही अभी लेवल शायद ज्यादा कमजोरी के न हो, लेकिन देखना होगा क्या ये कमजोरी और आगे बढ़ती है। इस बीच हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और हेमंत ठुकराल। हेमंत, मारुति पर आपसे राय लेना चाहता हूं। लगभग 22 महीने के बाद पहली बार मारुति ने दाम बढ़ाए हैं 3 से 9 हजार रुपए अपने अक्रॉस मॉडल्स, और वो भी तब जबकि कमोडिटी प्राइसेस कम हो रही हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हो रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। हालांकि डीलर्स के मार्जिन का थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन क्या मारुति कहीं कोई खरीदारी का मौका दे रहा है या फिर इस खबर के बाद ऊपर आए तो शॉर्ट करेंगे आप? देखिए अनिल जी, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। मारुति में ओपन इंटरेस्ट जिस तरह से डिक्लाइन हुआ है मंथ ऑन मंथ, बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो लॉन्ग ही होल्ड कर रहे हैं। शॉर्ट्स अब कोई फ्रेश ना शॉर्ट्स ना फ्रेश लॉन्ग्स, तो बहुत कम ट्रेडिंग हो गई है स्टॉक में। कमिंग बैक टू टेक्निकल लेवल्स, जब तक 4550 ये स्टॉक नहीं तोड़े तब तक शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी आपको 4300 4350 मिल सकता है देखने को। और ऊपर के स्तर पे मैक्सिमम मुझे जो लग रहा है वो 46 80 47, तो बहुत ज्यादा ना ऊपर का ना नीचे का। तो मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत रेंज बाउंड रह सकता है। इट विल बी एन आउट परफॉर्मर, फॉलिंग मार्केट में आउट परफॉर्म करेगा, बट मेरे हिसाब से अगर 50-60 रुपए नीचे मिल जाए तो फ्रेश लॉन्ग बनाने में ज्यादा फायदा है बाकायदा इसमें शॉर्ट करने के। तो इसमें मैं शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। ओके, श्योर। ये राय आती हुई मारुति के स्टॉक पर। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन एक और स्टॉक है जहां पर राय लेना चाहता हूं। मयूरेश, आपसे खबरें आ रही कि गूगल और अमेजोन इनके डेटा सेंटर कारोबार को खरीदने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। $650-700 मिलियन की ये डील हो सकती है। काफी बड़ी डील टाटा कम्युनिकेशन जैसे कंपनी के लिए, यानी कि 4-4.5 हजार करोड़ का पूरा मामला है। क्या कहेंगे आप, क्या खरीदारी का मौका है टाटा कम्युनिकेशन में? तो डिस्क्लेमर अनिल जी हम कवर नहीं करते, लेकिन जितना मैंने स्टॉक को देखा है प्रॉब्ली आई थिंक नंबर्स थोड़े से आई थिंक बेहतर हो रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स से। क्लियरली आई थिंक ये कंपनी जो केपेक्स किया था स्पेसिफिकली इन बिल्डिंग अप इट्स डेटा सेंटर्स एंड अगेन आई थिंक ऑन द एक्विजिशन ऑफ नियोटेल फ्यू क्वार्टर्स और ईयर्स बैक, उसका एक दबाव हमको दिखने मिल रहा था पिछले सालों के बैलेंस शीट्स पे। तो क्लियरली आई थिंक द कंपनी स्ट्रैटेजी ऑफ डीलेवरेजिंग ऑफ कमिंग डाउन ऑन इट्स डेट, आई थिंक द मैनेजमेंट इज वर्किंग ऑन दैट, बट बिकॉज वी डोंट हैव अ कवरेज आई थिंक टारगेट देना बहुत मुश्किल है। ओके, लेकिन इस बीच करेंसी मार्केट पर एक बार फिर से नजर डाल दें, जहां पर रुपए में हमने कमजोर शुरुआत देखी है और इस वक्त करेंसी मार्केट में जो लेवल आपको नजर आएगा वो नुकसान के साथ 65-70 के आसपास के लेवल हैं, यानी कि 17 पैसों का नुकसान, 1/4% नीचे, 2 साल का नया निचला स्तर। करेंसी मार्केट के इस रुझान पर बात करते हैं। हमारे साथ सुगंधा सचदेव कार्यक्रम में शामिल हो रही है, एवीपी करेंसी रिसर्च, रेलिगेयर सिक्योरिटीज की। सुगंधा, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं, गिरावट जो होती दिख रही है रुपए में, क्या बड़ी वजह आप समझती हैं और क्या डायरेक्शन दिख रहा है आप? गुड मॉर्निंग आनंद जी। अगर हम करेंसी मार्केट की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमने काफी सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन आते हुए देखी है। हम काफी टाइम से एक लेवल की बात कर रहे थे 64.30। ये लेवल जिस दिन से ब्रेक हुआ है हमने एक सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन आते हुए देखी है। इनफैक्ट रुपी हैज टेस्टेड लेवल्स क्लोज टू 2 इयर्स लोज।
ये काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन हमने अगस्त 2013 में देखी थी और दोबारा से हम इस टाइप की डेप्रिसिएशन देख रहे हैं। इसका मेजर रीजन है युआन की डेप्रिसिएशन, जो रीसेंट हमने ग्लोबल मार्केट्स में फैक्टर्स डेवलप होते हुए देखा है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन करेंसी पे भी आया है। इनफैक्ट ऑल इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैव स्टार्टेड डेप्रिशिएटिंग। चाइना की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है टू इनफैक्ट दे हैव चेंज द मिड पॉइंट फॉर युआन अगेंस्ट द डॉलर, जिसकी वजह से युआन नाउ can trade in a range of around 4%, plus 2% to minus 2% against the US dollar. It was earlier a tightly monitored currency now, but then चाइना के डेटा जो इकोनॉमिक डेटा है पिछले कुछ दिनों में काफी नेगेटिव रहे हैं। इनफैक्ट चाइना की ग्रोथ इज ऑल्सो स्लम्पिंग और चाइना के एक्सपोर्ट्स भी अगर हम देखें तो 8.3% स्लम्प हुए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। इन्हीं रीजंस की वजह से चाइना हैड टू टेक दिस एक्शन टू मेक इट मच मोर एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। युआन की डेप्रिसिएशन तो चाइना को काफी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज विच आर ऑल्सो कम्पीटिंग फॉर इट्स मार्केट ऑल्सो, बी जापान और अदर कंट्रीज। इसकी वजह से चाइना के युआन में जो डेप्रिसिएशन हमने देखी है, इंडियन रुपी में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। एंड इनफैक्ट आने वाले दिनों में मुझे लगता है अगर ये करेंसी डेप्रिशिएट, इनफैक्ट चाइनीज युआन अगर करेंसी डेप्रिशिएट करता रहता है, उस केस में इंडियन रुपी पे काफी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक नेगेटिव बन सकता है। इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर ने भी कल वार्न किया है कि यस चाइना के एक्शन लॉन्ग टर्म डेप्रिसिएशन की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, बट यस अगर अदर कंट्रीज ऑल्सो स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग द करेंसीज इन लाइन विद दैट, उसका एक वरीसम ट्रेंड डेवलप हो सकता है फॉर इंडियन रुपी। तो फिर आरबीआई का स्टांस क्या रहेगा, क्योंकि जो आज की बड़ी हेडलाइंस है वो यही है कि शायद हम भी एक कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि रुपी को और वीकन करने दें। किस तरह की स्थिति रहेगी, क्या पॉसिबिलिटी है? 66 इज नियरली अराउंड द कॉर्नर सुगंधा, की 67, 68 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे? डेफिनेटली मुझे लगता है ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ सिनेरियो इतना नेगेटिव नहीं है फॉर इंडियन रुपी। 66 का मार्क इंडियन रुपी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर हम इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात करते हैं विजुअल्स 2013 में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफी हाई था, इन्फ्लेशन काफी हाई थी एंड ग्रोथ वाज क्वाइट बिलो द पार। बट अगर अभी करंट सिनेरियो देखते हैं, आवर सिचुएशन इज मच बेटर। Our current account deficit has been reducing. Our inflation is at all-time lows. अगर हम जुलाई का हेडलाइन इन्फ्लेशन देखें, it was at a level of around 3.78%, which is quite low. साथ ही साथ we have healthy foreign exchange reserves around $350 billion, which is quite good. इस टाइम पे हमारी ग्रोथ भी इनफैक्ट रिवाइव हो रही है, तो ये सारे फैक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बीन मूविंग ऑन द रिफॉर्म पाथ, सो ऑल दीज फैक्टर्स आर पॉजिटिव एंड वी हैव बीन नोटिसिंग लॉट ऑफ इनफ्लोज ऑल्सो इनटू द इंडियन मार्केट्स। बट येस, अगर चाइनीज डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहती है, देयर आर कंसर्न्स ऑफ कैपिटल आउटफ्लोज। उस केस में अगर 66 का मार्क ब्रीच होता है, इन दैट सिनेरियो आई डू एंटिसिपेट अ सिनेरियो वेयरइन वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 69 ऑल्सो। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी डॉलर इंडेक्स काफी डाउन है, बट यस इंडियन रुपी पर प्रेशर बढ़ सकता है। और अभी इंटरेस्ट रेट हाइक की जो एंटिसिपेशन थी वो भी कुछ हद तक रीसेंट एफओएमसी मिनट्स के बाद कम हो गई है। देयर आर रिड्यूस्ड चांसेस ऑफ एन इंटरेस्ट रेट हाइक इन द मंथ ऑफ सितंबर। इसकी वजह से रुपी को शॉर्ट टर्म में सपोर्ट मिल सकता है, बट यस आई डू फील दैट जो चाइनीज युआन के डेप्रिसिएशन के कंसर्न्स हैं वो अभी भी मार्केट में बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुगंधा आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज सुबह रुपए की इस चाल पर अपनी राय हमें शेयर करने के लिए। इस बीच प्री ओपनिंग सेशन उतना बुरा नजर नहीं आ रहा है। अगर आप एसडीएक्स निफ्टी के इससे कंपेयर करें तो 165 अंक नीचे दिख रहा है सेंसेक्स, और 67 पॉइंट नीचे दिखेगा आपको निफ्टी। 65 अंकों के आसपास का नुकसान, तो 0.1% के आसपास का ही नुकसान है निफ्टी में। सेंसेक्स में आधा % से कुछ ज्यादा का। मिड कैप इंडेक्स को देखिए लगभग 1% ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी ये 18,000 के लेवल से नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। तो यहां पर देखना होगा क्या वाकई में 18,000 के आसपास के लेवल बैंक निफ्टी में आते हैं। चलिए यहां पर नजर जरूर होगी, लेकिन एक स्टॉक जो कल काफी दमदार एक्शन में रहा है राकेश, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। डेल्टा कॉप, जहां पर कल मॉर्गन स्टैनली और राकेश झुंझुनवाला की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है 30 और 35 लाख शेयरों की, टोटल 65 लाख शेयरों की। ये बताएं स्टॉक में क्या कहीं कोई ब्रेकआउट के संकेत है? कल मेरे ख्याल से 7-8% ऊपर मजबूत बंद हुआ था ये शेयर। अनिल जी, डेफिनेटली कल एक अच्छी प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला था, और वॉल्यूम्स देखें तो पिछले 2-3 साल के मैक्सिमम वॉल्यूम्स कल देखने को मिले थे। अगर टेक्निकली अनिल जी ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट है 79 रुपीज 50 पैसा के ऊपर ब्रेकआउट है। कल का हाई 78.75 था। अगर ये स्टॉक 79 रुपीज 50 पैसा के ऊपर निकलता है तब स्टॉक टेक्निकली एक अप ट्रेंड के अंदर आएगा, अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा, और तब एक ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर टेक्निकली बाय करना है तो 79 रुपीज 50 पैसा के लेवल पे नजर रखनी चाहिए।
ये फिलहाल राय डेल्टा कॉप पर आती हुई, तो क्लियरली यहाँ पर कुछ एक्शन बढ़ने की पूरी संभावना है। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर आज नजरें रहेंगी, BPCL। राकेश, इस पर आपकी क्या कॉल है? CLSA ने कहा है कि एक अंडर परफॉर्मर रहेगा। इनफैक्ट उनका टारगेट 900 का अब आता हुआ दिखाई दिया है। 887 के आसपास ट्रेड कर रहा है। I'm sure इससे ज्यादा टारगेट था और उसे घटाकर इन्होंने अब 900 किया है। क्या आपको लग रहा है प्रेशर में रहेगा काउंटर? प्री ओपन सेशन में 1 से 1.5% की गिरावट है। हर्षित, अगर BPCL की बात करें तो ट्रेंड क्लियरली अप है। स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। स्टॉक में निचले स्थानों पे देखें 860 के अराउंड स्टॉक का एक डबल बॉटम लगा हुआ है। अप ट्रेंड का स्टॉक है। मेरे को ऐसा लगता है गिरावट पे स्टॉक को बाय करना चाहिए एज लॉन्ग एज 860 के लेवल्स को ये स्टॉक होल्ड करता है। ओके हेमंत, बैंक निफ्टी 18,000 के आसपास या उससे थोड़ा नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। जहां तक मुझे याद है इस करेक्शन में जो वापस 19,000 तक बैंक निफ्टी गया, 18,000 के आसपास ही सपोर्ट लेकर 19,000 तक 1000 पॉइंट की एक रिकवरी दिखाई थी। वापस हम उन्हीं लेवल्स पर आ गए। क्या ये एक सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगा? और जो लोग अगर बैंक निफ्टी में शॉर्ट हैं तो क्या यहाँ कवर करना चाहिए? क्या करेंगे अगर आज 300 पॉइंट नीचे खुले बैंक निफ्टी तो? अनिल जी, मेरे ख्याल से अगर आप शॉर्ट हैं तो प्लीज कवर कर लीजिए, क्योंकि 17,850 से लेके 17,900 जो स्पॉट लेवल्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है। मुझे बहुत मुश्किल हैरानी होगी अगर बैंक निफ्टी ये लेवल्स भी तोड़ के नीचे चला जाएगा। और वैसे भी अगर आप 18,000 पे देखें तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग वहीं पे ही है। सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कल सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बैंक निफ्टी में बनी थी, तो मेरे ख्याल उसके रहते हुए ये थोड़ा सा आपको नीचे का और जोन मिल सकता है। इनफैक्ट मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि एक्सिस बैंक, येस बैंक अगर आज ये 1-2% और नीचे खुलते हैं तो मेरे ख्याल ये दोनों तो एक बहुत अच्छे सपोर्ट जोन्स पे आ जाएंगे। येस बैंक 695, 700 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और एक्सिस बैंक 515, 520 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मुझे आई विल बी अ बायर। मैं एक बार जरूर कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा बैंक निफ्टी पे अगर 17,900 के आसपास वो आ जाए तो। कोई SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे काउंटर्स पर फोकस नहीं होगा हेमंत फिर उस कॉन्ट्रा कॉल के लिए? नहीं हर्षिता, उसके दो रीजन है। बिकॉज ये ज्यादा चले हैं प्राइवेट बैंक से ऑफ लेट और इनमें कल मुझे पहली बार काफी एग्रेसिव शॉर्ट्स देखने को मिले हैं, जबकि प्राइवेट बैंक्स जो हैं जैसे एक्सिस, येस बैंक मैंने आपको बताया वो ज्यादा अंडर परफॉर्मर रहे हैं और बहुत क्रूशल वीकली सपोर्ट्स के आसपास आज आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से चांसेस हैं कि वहां पे थोड़ा पैसा जल्दी बन जाएगा ट्रेडर के लिए अगर एक रिबाउंड आता है इन स्टॉक्स के अंदर। एक और स्टॉक ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन जहां पर आज ऑफर फॉर सेल है और मरीज इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। 382 रुपए की फ्लोर प्राइस तय हुई, क्या पैसा लगाने की राय देंगे आप रिटेल इन्वेस्टर्स को? तो क्लियरली ऐसे अनिल जी कवरेज में नहीं है स्टॉक तो राय देना मुश्किल होगा। लेकिन PSU यूनिवर्स में मैं अगर बात करूं अपार्ट फ्रॉम ड्रेजिंग तो मुझे लगता है कोल इंडिया की जैसे हमने करेक्शन देखी है और पावर ग्रिड, आई थिंक दीज आर द टू स्टॉक्स दैट वी आर लाइकिंग फ्रॉम द PSU यूनिवर्स। कहीं ना कहीं हम देखें तो नंबर्स फॉर पावर ग्रिड और क्वाइट रीजनेबल, अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी है, रेगुलेटेड रिटर्न्स है, जितना इनका केपेक्स प्लान अगले 2 साल के लिए काफी स्टेबल हो सकता है। सिमिलरली फॉर कोल इंडिया जैसे गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हैं टुवर्ड्स कोल माइनिंग और द नेक्स्ट 3 to 4 years आई थिंक जो प्रोडक्शन नंबर्स आएंगे विद इवैक्यूएशन लाइन getting resolved over the next few quarters और जैसे realizations improve होंगी specifically on the e-auction side in times to come, मुझे लगता है the current juncture कोल इंडिया भी बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। कोल इंडिया एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन ड्रेजिंग कॉप कितना सक्सेसफुल होगा वो OFS इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि इस तरह के मार्केट में आई डोंट नो कितने लोग अनिल आगे बढ़ने वाले हैं पैसा लगाने के लिए। और आई एम श्योर कोल इंडिया में जो बिकवाली हुई थी वो कुछ रिकवरी दिखा सकता है। अगर ऐसा मार्केट होगा आई एम नॉट श्योर सरकार विनिवेश के लिए आगे बढ़ेगी। अब एक्चुअली कोल इंडिया में दिक्कत ये कि सरकार ने जो दूसरा इरादा तुरंत जाहिर किया, क्योंकि 350 से 450 स्टॉक हो गया तो लगा सरकार को अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं, वो शायद FIs को पसंद नहीं आया कि क्यों इतना जल्दी सेकंड ट्रांच करना चाहती है सरकार और उसके बाद स्टॉक की धुलाई हुई। एनीवे लेकिन धुलाई प्री ओपनिंग सेशन में कम हो रही है। उम्मीद करें कि अगर इतनी धुलाई से हमारा काम चल जाए आज तो बेहतर होगा। 8,300 के लेवल के आसपास शुरुआत होने के संकेत है निफ्टी के और हम यही कह रहे थे कि पहला सपोर्ट 8,300, 8,325 की रेंज में देखते हैं उसे होल्ड कर पाते हैं या फिर SGX निफ्टी की तर्ज पर ज्यादा कमजोर खुलना होगा हमें। लगभग 8,110 पॉइंट नीचे SGX निफ्टी है, तो SGX निफ्टी के मुकाबले में हम बेहतर दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी 18,000 के लेवल के बेहद करीब खुलने की तैयारी। इस बीच एक बार फटाफट एशियाई बाजारों पर नजर डाल दें, वहां पर किस तरह का रुझान है।
कौन से बाजार प्रेशर में इस वक्त आपको नजर आएंगे, तो ताइवान 2.5% नीचे, शंघाई 2.25% नीचे। तो जब हमने शो शुरू किया था तब शंघाई के बाजार 0.5% नीचे थे, ये गिरकर 3% नीचे हो गए। तो चाइना की गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। निक्की अब 2.5% नीचे, हांगकांग 2.25% नीचे। तो पहली टिक भारतीय बाजारों की आती हुई 250 अंक नीचे शुरुआत हुई है, 250 अंक नीचे है निफ्टी, 350 अंक नीचे सेंसेक्स, माफ कीजिएगा, और 200-300 अंक नीचे सेंसेक्स होता हुआ दिख रहा है। तो हर टिक के साथ कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। 325 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, जबरदस्त गिरावट, 350 अंक नीचे अब सेंसेक्स हो चुका है, 1.25% नीचे, 450 अंक, गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है, 450 अंक, अब ये 400 अंकों की तरफ बढ़ता हुआ, 390 अंक नीचे सेंसेक्स है और 125 अंक नीचे निफ्टी। 400 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में अब होता हुआ दिख रहा है, 1.5% का नुकसान, लेकिन अब शायद नहीं, अभी भी नहीं, 415 अंक नीचे सेंसेक्स का। हर टिक के साथ जो मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, बाजार और ज्यादा गिरते हुए देख रहे हैं। 425 अंक नीचे अब सेंसेक्स है और निफ्टी पर 125 अंकों का नुकसान है। 1.5% का कट आ चुका है, अभी भी बाजार गिरते हुए ही दिख रहे हैं, कहीं कोई थकावट रुकावट के संकेत नहीं है। 430 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स है 27,200 के नीचे फिसलता हुआ, निफ्टी 8,250 के नीचे फिसलता हुआ, 1.5% का बड़ा कट। तो 400-450 पॉइंट के नुकसान के बाद अब पहली टिक आई है कि बाजार थोड़े रुकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बेहद गहरा कट आता हुआ दिख रहा है, ठीक उसी तरह से जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रहा था। और सिर्फ एक स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, 4.5% ऊपर है निफ्टी पर आज इस कमजोर बाजार में, बाकी सारे शेयर नुकसान के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा लीड करता हुआ 4% का कट, भारती 4% नीचे, एसबीआई 4% नीचे, वेदांता, यस बैंक, बीपीसीएल, एलएनटी, लंबी लिस्ट है। निफ्टी पर 4% कट वाले स्टॉक की तो भयंकर मार पड़ती हुई दिख रही है इस वक्त। आइए वायदा कारोबार की तरफ यहां पर देख लें किस तरह का रुझान। जस्ट डायल 5% के नुकसान के साथ टॉप लूजर, कैनरा बैंक 4% नीचे, जेपीएस 5% नीचे, मदरसन सुमी 4% का नुकसान, जेएसपीएल 65 रुपए पर ये 4% नीचे है, इलाहाबाद बैंक, अपोलो टायर, जो स्टॉक देखिए, इनफैक्ट बड़ों को देखिए, एसबीआई 4% नीचे है आज के सेशन में, जो अच्छा वेटेज रखने वाला काउंटर है, यहां पर इतना नुकसान है। वायदा कारोबार में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है एमटेक, टॉप गेनर 2.5% ऊपर है आज। टाटा कम्युनिकेशन के लिए बेहद पॉजिटिव खबर, 1.5% ऊपर ही है। अंबुजा सीमेंट अब थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी पर एकमात्र स्टॉक हरे निशान में अंबुजा सीमेंट 1.25% ऊपर, और वायदा कारोबार में सिर्फ और सिर्फ 2 स्टॉक ऊपर है, एमटेक ऑटो और टाटा कम्युनिकेशन। ये बता रहा है कि बाजार का हाल क्या है। 75 स्टॉक पॉजिटिव हैं, 950 शेयरों में नुकसान है। हर्षा, अब गिनने वाले की लिस्ट आप बताइए। अनिल, इनफैक्ट मुझे तो पहले ही कह देना चाहिए कि जो भी गेनर्स दिख रहे हैं ना मिड कैप में, उनको इग्नोर कर देना चाहिए। वो तमाम स्टॉक्स है जहां पर पिछले कुछ दिनों में काफी गिरावट आई थी, तो वहां पर बहुत ही माइल्ड पुल बैक आ रहा है और वो इग्नोरेबल है। एमटेक ऑटो की बात नहीं करनी चाहिए, कहां पर वो प्रेशर दिख रहा है उस पर अगर आप फोकस करें। मदरसन सुमी, अनिल ने कहा 7% नीचे, जेके टायर 5.5% नीचे, बीईएमएल 5% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जैसे काउंटर में करीब 5% तक का करेक्टिव मूव आया है। कल का परफॉर्मर चोला मंडलम देखिए 605 पर ट्रेड करता हुआ, कल ही के सत्र में 700 के ऊपर निकला था स्टॉक का। इसके साथ ही सुजलॉन एनर्जी 3% की गिरावट दिखाता हुआ, एचडीआईएल, डीएलएफ, जीवी के पावर एंड इंफ्रा, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स, इन सब में हमने देखा है बिकवाली हावी है। बड़े वॉल्यूम्स पर काउंटर्स टूट रहे हैं आज। छोटी कंपनियों में आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स 5% नीचे, कल्याणी स्टील स्ट्रिप्स जैसे स्टॉक्स में गिरावट आती हुई। एक कंपनी जिसके नतीजे आए और यहां पर परफॉर्मेंस खराब था और वो है इनफैक्ट HCL इन्फोसिस्टम, स्टॉक 7% नीचे ट्रेड करता हुआ। आज बाजार खुलते ही यहां पर प्रेशर बना है। इसके साथ ही आप देखिए मैस्टेक 6% नीचे ट्रेड करता हुआ, बॉम्बे डाइंग में 4% की गिरावट, येस बैंक जैसा स्टॉक है जहां पर हमने देखा है 4% से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला है। जैन इरिगेशन, लिबर्टी शूज, इलाहाबाद बैंक, बिल्ड, सिंटेक्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली बढ़ रही है। हैवी वॉल्यूम्स पर बिकवाली बढ़ रही है। यहां पर कम से कम 2 से 3 लाख शेयरों का कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है इन स्टॉक्स में। साथ ही NIIT देखिए, डिशमन देखिए, सब स्टॉक्स में काफी ज्यादा नुकसान बनता हुआ दिखाई दिया। तो वो अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस काफी ज्यादा एक्टिवेट हुई हैं। टाटा कम्युनिकेशंस थोड़ा सा ग्राउंड होल्ड कर रहा है, यहाँ पर ऑफ कोर्स पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक साउंड कंपनी है, बड़ी डील इनके हाथ लगे, बड़ा पैसा इनके हाथ लगे अगर वो डेटा बेचते हैं, वाकई में डेटा सेंटर बेचते हैं गूगल या अमेजॉन को,
तो वो एक ट्रिगर जरूर है स्टॉक के लिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए नुकसान ही नुकसान। अब 250 पॉइंट के नुकसान के साथ मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 1.5% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इस बीच निफ्टी जूनियर पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दी है। निफ्टी जूनियर करीब 1.5% नीचे। ड्रेजिंग कॉर्प का आज OFS खुल रहा है 382 का प्राइस वहां पर, और ये काउंटर भी उसी लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ करीब 5 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर प्रेशर सब तरफ है बाजार में, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ 85 शेयर मजबूत है, 1050 शेयर कमजोर है। हर एक मजबूत शेयर के सामने 13 शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उससे बाजार वायदा कारोबार की हर्षता फॉर ए चेंज सिचुएशन इंप्रूव होती दिख रही है। अब 3 स्टॉक हरे निशान में दिख रहे हैं 2 के बजाय, यानी कि आप उसमें आमले कॉटो को गिने नहीं, मुझे लगता है उसको 2 के 2 ही है। तो लेकिन इंटरेस्टिंग है, मदरसन सुमी अब 5% कमजोर होता हुआ दिख रहा है। बैंक्स पर जबरदस्त प्रेशर है। और आज इंटरेस्टिंग बात है कि SBI को छोड़ दें तो ज्यादातर मिड कैप बैंक्स पर, SBI बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़कर मिड कैप बैंक्स पर और मिड कैप शेयरों पर काफी प्रेशर। कुछ इंटरेस्टिंग मिड कैप्स देखिए, अरविंद लिमिटेड, GMR इंफ्रा, जेन इरिगेशन, JP एसोसिएट्स, ये सारे ट्रेडर्स के पसंदीदा काउंटर्स यहां पर ज्यादा मार पड़ती हुई दिख रही है। चलिए अब कुछ अहम लेवल्स की बात करें। हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं कि निफ्टी का जो आज का लेवल है 8,240 का लो हमने बनाया है, 8,305 का हाई बना है। ये बताएं हेमंत कि इस वक्त 8,258-60 का लेवल है निफ्टी पर स्पॉट में, क्या ट्रेड करना चाहिए अगर किसी को करना है तो? देखिए अनिल जी, बहुत ही ये गैप डाउन के बाद मेरे ख्याल अब सबसे अहम लेवल है वो 8200 है, क्योंकि 8200 पे इस कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग से लेके अभी तक सबसे ज्यादा पुट राइटिंग वहीं पे ही है। तो मेरे ख्याल वो उस लेवल का जो इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ जाता है। अगर आप एक कॉन्ट्रा ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल अराउंड 8250 82 इसको आप एज अ ट्रेंड ले सकते हैं और आप थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिबाउंड रैली मटेरियलाइज हो सकता है। जरूरी नहीं है आज हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक में है मार्केट अभी, बट मंडे या ट्यूसडे एक छोटा सा रिबाउंड बैक टू 8350 84 ये लेवल्स हमें दोबारा देखने को मिल सकते हैं। बट ये मैं स्टॉप लॉस इसमें रखूंगा 8180 का, क्योंकि अगर किसी वजह से मार्केट 8180 की निकल जाती है नीचे तो मेरे ख्याल काफी खराब हो सकती है। तो 8230 8250 इसके आसपास एक कॉन्ट्रा कॉल ली जा सकती है, और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 83 का कॉल ले लीजिए उस टाइम पे, मेरे ख्याल वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट मैं एक बार कॉन्ट्रा कॉल लेने की सलाह जरूर दूंगा कि अगर जिगरा है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉल लीजिए, ये कह रहे हैं हेमंत ठुकराल। 8230 8250 के आसपास, लेकिन 8100 का स्टॉप लॉस लगाना काफी इंपॉर्टेंट, और अगर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाह रहे हैं शायद 8300 का कॉल लेना बेटर रहेगा। कुछ स्टॉक्स जो आज काफी पिटे हैं, मदरसन सुमी, मयूरेश, इस समय क्या कॉल रहेगा आपका? So clearly हर चलेगी, आई थिंक वन शुड वेट फॉर डिक्लाइन, स्टेबलाइज होने दीजिए। नंबर्स मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक थे। जैसे इनकी ओवरसीज सब्सिडरी की परफॉर्मेंस थी, ऑर्डर बुक इज क्वाइट डिसेंट, पर मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट दिखा है। तो मुझे लगता है आई थिंक डिसेंट ऑर्डर बुक, रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छी है, बट अगेन आई थिंक द पॉइंट इज नंबर्स को इम्प्रूव होने के लिए टाइम लगेगा। तो आई विल वेट फॉर द डिक्लाइन ऑन दिस काउंटर्स। ऑटो एंसिलिटी स्पेस में जनरली आई थिंक आई विल बी लिटिल कॉशियस। आई थिंक बहुत स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लूंगा। व्हाट वी आर लाइकिंग एट दिस स्पेस और डिक्लाइन पे इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए समथिंग लाइक एन MM फोर्जिंग, जहां पे लगता है कि कैपेसिटी इंक्रीज की वजह से और बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ सकती है, बट नॉट एट दीज लेवल्स। आई थिंक वेट फॉर डिक्लाइंस, क्योंकि मार्केट का मूड क्लियरली आई थिंक इज वेरी वेरी सॉफ्ट एट दिस पॉइंट। बिल्कुल, तो वक्त है आप सबसे विदा लेने का। मयूरेश, राकेश और हेमंत, आप सबका शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर हमारे साथ राय शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजार कुछ और नए लोअर लेवल्स बनाते हुए दिख रहे हैं। 460 अंकों का नुकसान अब सेंसेक्स पर, निफ्टी दिन के लो पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है। 140 अंकों का नुकसान, 8200 की तरफ बेहद तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे और बैंक निफ्टी में भी 2% की गिरावट। बाजार की तेज गिरावट और FIs की जबरदस्त बिकवाली का दबाव, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेंगे राय आगे के डायरेक्शन पर। हमारे साथ जुड़ेंगे एडलवाइस के प्रेसिडेंट और CEO विकास खेमानी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
8,225 का लो निफ्टी पर और 8,240 का लेवल है इस वक्त और 425 अंक नीचे सेंसेक्स है। तेज गिरावट सेंसेक्स 50 में 1.5% की, मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे, बैंक निफ्टी में 2% का नुकसान। आज भी फिर से कल ही की तरह का एक कमजोर सेशन, बेहद खराब शुरुआत और बाजार रिकवर करने में नाकामयाब होते दिख रहे हैं। लेकिन क्या वजह है इतनी तेज गिरावट की और आगे बाजार का डायरेक्शन कैसे रहेगा? देश के सबसे बड़े डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस एडलवाइस के प्रेसिडेंट और सीईओ विकास खेमानी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विकास, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या ये तेज गिरावट ज्यादा ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हो रही है या हमारी लोकल दिक्कतें भी आपको नजर आ रही है? और जो एफआईज इतना जबरदस्त बिकवाली का मूड बना रहे हैं अब फिर से, क्या वजह है इसकी? अनिल जी, इसमें ज्यादा जो कारण है वो अभी इस समय इंटरनेशनल फैक्टर ही है। डोमेस्टिक फैक्टर तो आई थिंक रिजल्ट सीजन चले गए हैं और अभी कोई बड़े ट्रिगर नहीं है, ऊपर और नीचे में दोनों में। इनफैक्ट ऊपर साइड जाने में थोड़े बेटर ट्रिगर्स हैं एज फार डोमेस्टिक फैक्टर्स आर कंसर्न। इन्फ्लेशन नंबर्स नीचे आए हैं, रेट कट का माहौल बना हुआ है, बट आई थिंक जो करंट सिचुएशन बनी है वो है वैश्विक कारणों की वजह से। जैसे कि आप देखेंगे कि चाइना ने करेंसी डिवैल्यू किया तो उसकी वजह से एक अभी ये सोच बन रही है कि बाकी सब कंट्रीज कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या एक जिसको बोलते हैं करेंसी वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चालू हो जाएगी या फिर ये सब लोग डिप्रिशिएट करेंगे तो फिर क्या होगा। सो ये एक माहौल थोड़ा बना हुआ है और उस वजह से क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से शॉर्ट टर्म में एक बार नर्वस हो रहे हैं। और ये नर्वसनेस इंडिया को लेके नहीं है, ये नर्वसनेस इमर्जिंग मार्केट बास्केट को लेके है। और चूंकि इंडिया इमर्जिंग मार्केट बास्केट का एक पार्ट होता है, तो अगर इमर्जिंग मार्केट फंड्स के अंदर से थोड़े फंड्स बाहर निकलते हैं तो उसका जो भी छोटा मोटा पार्ट है वो इंडिया से बाहर निकलेगा ही। तो वो एक कारण है जो आप देख रहे हो भारतीय बाजारों में बिकवाली का। आप एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो कोई बहुत बड़े नंबर नहीं आ रहे हैं बिकवाली के, पर वो जो क्या होता है कि एक तो ओवरऑल माहौल खराब है, जो बाइंग फ्लो आना चाहिए वो कम होता है, ऊपर से थोड़ा बहुत सेलिंग आता है, उसकी वजह से मार्केट का जो फॉल है वो एक्सेंचुएट हो जाता है। आप देखेंगे डोमेस्टिक बाजारों में से पैसा काफी आ रहा है, डोमेस्टिक निवेशक का जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। सो ये कारण जो है अभी खाली इंटरनेशनल लेवल का है। इसका देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में कैसे पैन आउट होता है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो कोई बड़ा करेक्शन का माहौल बनता है, कई पिछले दशकों में भी जब ऐसा कभी हुआ है तो करेंसी रिलेटेड जो सिचुएशन होती है वो काफी सीरियस होती है। तो उसका इमीडिएट कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा उसका कहना बहुत मुश्किल है। आई थिंक वी विल हैव टू सी कि कैसा पैन आउट होता है अगले कुछ हफ्तों में। विकास, क्योंकि आप कई सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बात करते हैं, उनका पैसा संभालते भी हैं, उनके मन में कितनी नर्वसनेस है करेंसी की गिरावट के चलते? क्योंकि अब संकेत साफ दिख रहे हैं कि 67, 68 इज एनीबडीज गेस। इंडिया को लेकर घबराहट किसी को भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी फेथ काफी है ग्रोथ आने का। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को जितना भी मतलब आप चीज जो इन्वेस्टर्स देखते हैं सबके बारे में काफी फेथ है। कमोडिटी प्राइस नीचे जाना इंडिया के लिए पॉजिटिव है। सो इंडिया को लेके इतना घबराहट नहीं है जितना कि एमर्जिंग मार्केट्स एज ए बास्केट को लेके घबराहट है। तो जैसा कि आप देखेंगे नया दौर शुरू हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर से कि एमर्जिंग मार्केट्स में फंड फ्लो जो इंडियन डेडिकेटेड फंड्स है उनमें पैसा ज्यादा आया है, एमर्जिंग मार्केट फंड्स के थ्रू कम आया है। तो ये बात दर्शाता है कि इंडिया के प्रति इन्वेस्टर्स का व्यू काफी पॉजिटिव है, जबकि एमर्जिंग मार्केट के बारे में वो काफी टेंटेटिव है। बट चूंकि एमर्जिंग मार्केट बास्केट बहुत बड़ी है तो उसका इम्पैक्ट जब भी वहां पे कोई आउटफ्लो होगा उसका इंडिया पे होना ही होना है, क्योंकि इंडिया डेडिकेटेड फंड्स की जो क्वांटम है बहुत बड़ी नहीं है। आजकल जिस तरह से कई सारे मिड कैप शेयर तेजी से टूटे हैं, कई लोग ये भी बात कर रहे थे कि मार्जिन कॉल्स आए हैं और फंडिंग की पोजीशंस कम की गई है फाइनेंसर्स के द्वारा। क्या सुन रहे हैं आप और क्या मिड कैप शेयरों में फिर बेहद सावधान रहने की जरूरत है इस वक्त इन्वेस्टर्स को? अनिल जी, जैसा मेरा समझ है कि आई थिंक पिछले कुछ महीनों में मिड कैप स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है और जब भी कोई एक मिड कैप में अच्छा मोमेंटम होता है तो जो मार्केट में लेवरेज की सिचुएशन होती है वापस आती है। और जब शार्प करेक्शन होता है तो लिक्विडेशन काफी नेचुरल है और वो माहौल काफी है। हमने भी सुना है कि मिड कैप में कुछ लोगों की जो लेवरेज पोजीशन जो अनवाइंड हुई है तो उस वजह से जो अनवाइंडिंग को होने की वजह से जो फॉल है वो काफी शार्प और स्टीप हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल्स वस्तुओं के चेंज स्टॉक्स के चेंज हो गए हैं, पर हाँ जो एक शॉर्ट टर्म में काफी कुछ मिड कैप में ओवर वैल्यूएशन की सिचुएशन बन गई थी वो अभी करेक्ट हो गई है। आप देखेंगे तो मिड कैप और लार्ज कैप में वैल्यूएशन में जो गैप होता है वो काफी नैरो हो गया।
इनफैक्ट कुछ लार्ज कैप सस्ते हो गए मिड कैप्स के लेके। तो जो ये जो करेक्शन है वो मेरे को लगता है कि वो जो डिफरेंस होना चाहिए उसको ले आया है। और ये तो एक मार्केट की प्रक्रिया होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है, वो हर एक साइकिल में होती है और ये होती रहेगी। उसके कारण अलग अलग तरीके से आ जाते हैं। तो जो आप मिड कैप की बात कर रहे हैं ये और जो डोमेस्टिक लिक्विडेशन की बात कर रहे हैं ये है वो ये जो लेवरेज पोजीशन है उसको बाहर निकलने के कारण हुई है। अब और ये लेवरेज पोजीशंस अगर ऐसी ही निकलती रही कि हल्की होती रही, विकास कितनी चांसेस है कि हम 8000 के लेवल्स तक भी फिसलेंगे? क्योंकि कुछ टेक्निकल जानकार यही कह रहे हैं कि अगला सपोर्ट तो वही है। तो जैसा कि आप देखेंगे 8000 का लेवल कोई बहुत दूर नहीं है और अपने हम लोगों ने थोड़े समय पहले भी उसको देखा है। तो ये जो 200-400 पॉइंट का तेजी मंदी तो बाजार में मतलब प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। और मुझे लगता है जब स्पेशली नर्वसनेस का माहौल होता है और लिक्विडेशन का माहौल होता है तो वो लेवल देखना काफी आसान हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे लोग फंडामेंटल नहीं देखते, उस टाइम पे लोग लिक्विडिटी देखते हैं। तो जैसे कि पिछली बार जब मार्केट गिरा था तो कारण दूसरे थे, पर मार्केट 8000 के पास पहुंच गई थी। तो ये होना कोई बहुत मतलब असंभव बात नहीं है। इसको बहुत निश्चितता से नहीं कहा जा सकता, पर ये बात जरूर है कि आज अभी बाजारों में एक वीकनेस का माहौल बिल्कुल देखा जा रहा है। लेकिन विकास ये बताएं फिर क्या इस बाजार में आपको लगता है निवेश के मौके हैं? और स्पेशली मैं बैंकिंग शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि पहले बैंक निफ्टी ने बेहद स्ट्रांग मूवमेंट दिया, 1000 पॉइंट का एक नॉन स्टॉप मूव आया, पीएसयू बैंक्स के जो सारे ऐलान हुए उसके चलते अब करेक्शन भी वहीं से आता हुआ दिख रहा है। क्या राय होगी आपकी बैंकिंग शेयरों पर, और क्या आप उम्मीद करें कि 29 सितंबर को एक रेट कट मिलेगा? यदि हाँ तो फिर कहाँ पैसा लगाना पसंद करेंगे, प्राइवेट या पब्लिक स्पेस में? जैसा कि मैंने पहले भी कहा अनिल जी कि बैंकिंग शेयर्स जो है वो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आती रहेगी बहुत अच्छे करेंगे, क्रेडिट ग्रोथ आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी और ये सबका बेनिफिशियरी बैंकिंग ग्रोथ है। इसमें खाली आपको ये देखना है कि आपका समय टाइम फ्रेम कितना है। अगर आपका मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है तो ये बहुत ही अच्छे शेयर हैं। ये करेक्शन को यूज करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मैं नहीं कह सकता हूं कि सितंबर में रेट काट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो विश्व की इंटरनेशनल सिचुएशन जो बदली हुई है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आएगा, पर अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि इस अनिश्चितता के बीच में गवर्नर काटेंगे या नहीं काटेंगे या एक पॉलिसी और वेट करेंगे। पर ये जरूर है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में जरूर कटना चाहिए हमारे हिसाब से। तो मैं ये राय नहीं दूंगा कि आप 29 सितंबर को ध्यान में लेके करें। मैं ये कहूंगा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के शेयर्स इकोनॉमिक बेनिफिट के बहुत प्राइम बेनिफिशियरी होते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ रिटर्न हो रही है, जैसे जैसे एसेट क्वालिटी सेटल डाउन हो रही है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही हैं, इनका बेनिफिट उनको होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 18 से 20% का एनुअलाइज रिटर्न ये सेक्टर दे सकता है अगले 4 से 5 साल तक। इस समय का जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, जैसे आप भी पहले कह रहे थे विकास, वो रुपए की गिरावट है। लेकिन जो कंपनियां जैसे टेक्नोलॉजी मिसाल के तौर पर जिनको फायदा मिलता है रुपए की कमजोरी से, या फिर फार्मा कंपनियों को जो फायदा दिख रहा है थोड़ा बहुत, क्या वहां पर अब आपको लग रहा है फंड्स हो या फिर निवेशक हो रिटेल लेवल पर कुछ अपनी एलोकेशंस बढ़ाएंगे? जी, हमने हमेशा एक राय दी है कि इंडिया ऐसा मार्केट है जहां पे डोमेस्टिक सेक्टर्स में भी काफी ग्रोथ है और एक इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर वो भी काफी बड़ा है और वो उभर रहा है। तो हमने ये कहा है कि हमेशा एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना के चलना चाहिए, क्योंकि जब खराब समय आता है तो ये जो इंटरनेशनल लेड कोई भी वीकनेस आती है, करेंसी लेड कुछ भी आती है, तो ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है एक अच्छी हेल्प प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हमने हमेशा कहा कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। कुछ इन्वेस्टर्स टेक्टिकल शिफ्ट करते रहते हैं और अभी जैसा कि रुपी अगर डिप्रिशिएट हो रहा है तो आईटी में आपने देखा होगा, फार्मा में काफी रीएडजस्टमेंट हो रहा है, लोग उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये माहौल मुझे लगता है चालू रहेगा जब तक कि अनिश्चितता बनी रहेगी। पर दोनों ही सेक्टर एक 15 से 20% की ग्रोथ का जो प्रॉमिस है वो रखते हैं और वो ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमारा राय हमेशा यही रहता है कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना चाहिए, न कि एक तरफा पोर्टफोलियो। और विकास जाने से पहले आखिरी सवाल, करेंसी मार्केट पर क्या व्यू है? क्या आपको लगता है कि रुपए 68-69 की तरफ बढ़ रहा है? जी अनिल, छोटे समय में मतलब शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंटिमेंट ड्रिवन और क्राइसिस ड्रिवन सिचुएशन होती है, तो उसमें कुछ कहना मुश्किल है। पर मेरा एक मानना है कि रुपी जो है 3 से 5% हर साल डिप्रिशिएट होगा ना। वो ऑर्डरली मैनर में हो सकता है, वो एक स्टेप फंक्शन में हो सकता है। जो ये अभी सडनली एक आया है, ये एक स्टेप फंक्शन में एक रिएक्शन से चाइना की करेंसी को डिप्रिशिएशन को लेके हुआ है।
तो ये तो जारी रहेगा, क्योंकि डॉलर का स्ट्रेंथ का ट्रेंड और रूपी वीकनेस का ट्रेंड ये बना रहेगा, क्योंकि इंडिया को अगर मेक इन इंडिया कॉम्पिट रहना है और अगर चाइना के साथ कम्पीट करते रहना है तो ये डिप्रिसिएशन तो उनको करना पड़ेगा, और नेचुरली होता भी है और हमने देखा भी है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है मतलब थोड़ा वीक हो जाए, वो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं प्रेडिक्ट करने के लिए, पर ये मुझे लगता है कि 3 से 5% का डिप्रिसिएशन आने वाले कई सालों तक ये एक रियलिटी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे लिए इस खास दिन जुड़कर बाजार और सारे सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच डालिए बाजार पर नजर, जहां पर कमजोरी का रुझान बरकरार, 400 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी अब 8,250 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। अपने लो पॉइंट से थोड़ा सा रिकवर हुआ है, 25 पॉइंट के आसपास की रिकवरी निफ्टी में दिखी है। 8,225 का लो लगाने के बाद 8,250 के आसपास इस वक्त बिताता हुआ निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स 0.2% नीचे, बैंक निफ्टी 18,000 के नीचे कारोबार करता हुआ 2% के नुकसान के साथ। और छोटे शेयरों पर भी नजर डालिए, स्मॉल कैप इंडेक्स पर, वहां पर भी कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखेगा आपको, और इस वक्त वहां पर भी नुकसान लगभग 2% का। तो सारे इंडेक्सेस लगभग बराबर की रेंज में ही कमजोरी के साथ ट्रेड करें। 100 शेयर मजबूत और 1200 शेयर कमजोर, ये तस्वीर बताती है कि बाजार का हाल कैसा है। लेकिन आगे क्या डायरेक्शन रहेगा और क्या इस कमजोरी में कुछ बेहतरीन मिड कैप्स ऐसे हैं क्या जहां अच्छा करेक्शन हो चुका है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, वैल्यूएशन ठीक है और गिरावट में मौका बन सकता है आपके लिए खरीदारी का? इन सब पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ निर्मल बैंक के सीईओ राहुल अरोरा और इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़े संकेत रिकवरी के लोअर लेवल से 30 अंक ऊपर आता हुआ निफ्टी, लेकिन अब भी कोई खास बड़ी साइजेबल रिकवरी हो वैसा तो नहीं है। 115 अंक नीचे निफ्टी है, सेंसेक्स 450 अंक नीचे है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रुझान बरकरार है कमजोरी का, और बैंक निफ्टी 18,000 के नीचे खुलने के बाद अब तक एक भी बार 18,000 के ऊपर तो नहीं आया है। तो दबाव बरकरार है, बस ये कि थोड़ी सी कमजोरी कम हुई है। लेकिन बाजार के लिए आज और कल ये 2 सेशन बेहद मुश्किल भरे रहे हैं, और खासतौर से कई सारे ऐसे शेयर हैं जहां 20% 30% तक के करेक्शन आते हुए दिखे हैं। तो कुल मिलाकर मिड कैप शेयरों पर बड़ी मार पड़ी है। आज भी देखिए 111 स्टॉक पॉजिटिव और 1200 शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि हर एक मजबूत शेयर के सामने 12 शेयर कमजोर है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि मार्केट का मूड माहौल कितना एकदम कमजोरी की तरफ नजर आएगा। हमारे साथ बाजार के 2 जाने माने एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोरा और साथ ही इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। राहुल, क्या हो रहा है मार्केट में? 3-4 कंसर्न्स हैं अनिल जी, आई थिंक काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है। एक जो चाइना में हो रहा है, दूसरी जो रुपी है, तीसरा आई डोंट थिंक पीपल ने पूरी तरह से फेड का स्टेटमेंट अंडरस्टैंड किया है। अभी भी सब अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि रेट हाइक शायद अगले महीने आ जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात आई थिंक अगर डोमेस्टिक देखी जाए, हालांकि मेरा मार्केट व्यू चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो आपके रेट कट के चांसेस उतने कम होते जा रहे हैं अगले महीने में। तो आई थिंक अगर आप पिछला इन्फ्लेशन डेटा भी देखें जो 3.8% आया था, उसमें 100 बेसिस पॉइंट्स तो वेजिटेबल प्राइसेस की वजह से कम हुआ था। आप प्याज के दाम ऑलरेडी देख लीजिए। तो आई डोंट थिंक रेट कट डोमेस्टिकली बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन। तो आई थिंक ये 4 फैक्टर्स हैं, चाइना, रुपी डेप्रिसिएशन, यूएस रेट हाइक और अब आरबीआई गवर्नर को प्याज के दाम भी देखने पड़ेंगे। अनिल जी, जिस तरह से उन्होंने फूड इन्फ्लेशन की बात की है, जहां इन्फ्लेशन इंडिया में जो हमारी प्रॉब्लम रही है वाईवी रेड्डी के टाइम से, वो इंटरेस्ट रेट से कभी सॉल्व होने ही नहीं वाली थी, हमेशा से सप्लाई साइड इशू था। तो आई थिंक सारे ऑल द गवर्नर्स हैव गॉट इट रॉन्ग राइट आफ्टर रघुराम राजन। इट इज नॉट something that you can tackle by interest rates, and that is the main issue on inflation. तो आई थिंक ये अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन बन गया, जो सप्लाई साइड को आप इंटरेस्ट रेट के साथ टैकल करना चाह रहे हो, ये सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। दैट बीइंग सेड, आई स्टिल थिंक द निफ्टी विल हेड टू 9,000 बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। वंडरफुल। लेकिन ये जो नियर टर्म में गिरावट दिख रही है दलजीत, उससे कितना डर बैठ रहा है निवेशकों के बीच में? गुड मॉर्निंग अर्शदा जी। बिल्कुल डर तो, पैनिक सिचुएशन तो आ ही रही है। जब निवेशकों के पैसा काफी 2-3 दिन में 20-20, 30-30% निकल जाता है तो नेचुरल है कि उनके मन में ये सवाल आता है कि ये जो स्टॉक हमने लिए हैं क्या ये अभी भी उतने ही अट्रैक्टिव बचे हैं कि नहीं बचे। मुझे लगता है ये जो अभी राहुल ने बहुत सारे पॉइंट्स गिनाए, मैं ये मानता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स कारण हैं, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल रीजन है वो ये है कि हमने मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन देखा, बहुत ज़्यादा इररेशनल एक्सुबरेंस जो मिड कैप स्टॉक्स में स्पेशली देखने को मिला पिछले 1-1.5 साल में, उसने जो है वैल्यूएशन को अनाप शनाप कर दिया था। मैं अभी नाम नहीं लूँगा कुछ स्टॉक्स का, बट वहाँ पर
प्रमोटर के बारे में सबको पता है कि वो किस तरीके की बैकग्राउंड है, क्या कंपनी है, क्या वो कर सकती है। उसके बावजूद भी कोई भी एक SMS घूमता है और स्टॉक 20% सर्किट 2 दिन लगातार 3 दिन लगातार लगता है, तो नेचुरल बात है कि जब ऐसी सिचुएशन होगी मार्केट में, उसके लिए कोई भी एक छोटा सा ट्रिगर कहीं से भी आएगा और वो उस बबल को ब्रेक कर देगा। और ये अभी ट्रिगर हमें चाइना का मिला, तो उसका बबल हमें ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ओवर वैल्यूएशन विच इज व्हाट वी आर सीइंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशन, हाइपर एक्सपेक्टेशन जो हमारा FY16 का था, जब हमने साल शुरू किया था 20% ग्रोथ की बातें कर रहे थे, आज Q2 के बाद सब लोग 10-12% पे आ गए और मुझे पूरा अनुमान है कि शायद थर्ड क्वार्टर तक आते आते 5-6% पे रह जाएंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन से जब आप बहुत ज्यादा मार्केट को चलाते हैं, तो ऐसा उम्मीद करनी चाहिए कि जब भी ये ब्रेक होगा इस तरीके का ही होगा। राहुल, ये जो 4-5-6 स्टॉक किसी एक दिन 20% के लोअर सर्किट मारते हैं और उससे भले वो उनकी क्वालिटी, जैसा दलजीत भी कह रहे हैं कि खराब होती है, कमजोर होती है, सब जानते हैं, लेकिन उसका जो पैनिक फैलता है अच्छी क्वालिटी वाले शेयरों में, क्या सेंस ले रहे हैं आप? क्या कल भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुए हैं जिसकी वजह से ये सारे शेयर गिरे हैं और जिसकी वजह से लोग अच्छे शेयरों में भी डर रहे हैं? क्या इस तरह का सेंस मिल रहा है? देखिए अनिल जी, मैं इसको 2 पार्ट में आंसर करूंगा। एक तो ये एक उदाहरण है कि आपको कैसे स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए। हमारी आपकी चर्चा हो रही है पिछले दिवाली से, आप शायद बोर हो गए होंगे वो कंपनीज के नाम सुन के जिन पे मैं बुलिश हूं, लेकिन आप कोलगेट, PNG, लेकिन आप मिड कैप्स में भी देख लीजिए, त्रिवेणी टर्बाइन, CCL वगैरह, जहां पे कंफर्ट है वो इतने ज्यादा नहीं गिरे हैं। तो ये एक उदाहरण है कि आप ऐसे कंपनीज में जाएं ही ना। मैं उस ब्रोकरेज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप एमटेक ऑटो को उठा लीजिए। एक वक्त था जब वो एक बाय रिपोर्ट आई थी 450 की प्राइस टारगेट के साथ, और उसका जो प्राइस था उस वक्त वो 150-200 के करीब था। तो आई थिंक पीपल नीड टू बी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये क्वालिटी स्टॉक्स पे इंपैक्ट पड़ सकता है मार्जिन कॉल्स की वजह से? जरूर हो सकता है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करें। अगर आप बाजार को देखें, एज मिस्टर कोहली पॉइंटेड आउट, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक है जो आप मैनेजमेंट क्वालिटी देख के चलते हैं, जैसे हम जब रिसर्च करते हैं हम पहला क्राइटेरिया रखते हैं मैनेजमेंट क्वालिटी का। कैश फ्लोज अर्निंग्स तो बहुत बाद में आते हैं, क्योंकि ये बाजार में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशन भी कर दे, जैसे एमटेक ऑटो आपके चैनल पे 2 दिन पहले था, क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी 30% नीचे था, तो एक बार इन्वेस्टर का माइंड स्टॉक से स्विच ऑफ हो जाता है तो उसको रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक मेरा मानना यही है कि I am not concerned on the short term, medium term और longer term trajectory on India. ये गिरावट अच्छी है, बाजार में आई है, आप क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करें। वही दाम मैं आपको बताऊंगा, आप फिर बोर हो जाएंगे, लेकिन आप में वहां कैपिटल प्रोटेक्शन जरूर होगा। आपको रिटर्न्स भले ही ज्यादा ना मिले अगले 2-4 महीने में, लेकिन आपका कैपिटल लॉस एटलीस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये एमटेक, कावेरी सीड्स वगैरह से हमने पहले रियल एस्टेट, जेपी ग्रुप वगैरह सब पे डिस्कस किए, जितना दूर रह सके इन स्टॉक से। हालांकि आपको यही स्टॉक्स एक हफ्ते में 50-60% दे देंगे, लेकिन अगर आप उसमें कैश हो जाए ना तो एग्जिट नहीं मिलता। एक्चुअली देना शुरू कर चुके हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं कि, और आप देखिए जो सबसे ज्यादा गिरे वही शेयर चल रहे हैं। वीडियोकॉन 8% ऊपर, एमटेक ऑटो 7%, वक्रांगी 5%, लक्ष्मी विलास 5%, जेपी, जिंदाल स्टील सब चल रहा है। और अगर इन्वेस्टर ये प्राइस मूवमेंट देखे आनंद जी, आज इन शेयरों में एंट्री करता है, ये और पैसा लूज करेंगे, तो दे शुड नॉट गेट कॉट अप इन दिस। दैट वुड बी माय एडवाइस। प्रॉब्लम यही है कि कोहली साहब, स्पेशली विद दीज मिड कैप एंड स्मॉल कैप काउंटर्स, जब ये काउंटर्स गिरने लगते हैं वहां पर एक नॉन स्टॉप सेल ऑफ आता है और फिर नेशनल लेवल्स पर कई सारे लोग इनमें फिर पोजीशंस लेने लगते हैं। तो इस समय अगर एक कॉन्शियस चेक लेना हो मिड कैप में, क्वालिटी कहाँ अच्छी दिख रही है, आप किस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, या फिर इस समय क्या आपको वाकई में लग रहा है इस गिरावट में मिड कैप्स में खरीदारी दोबारा करें, या फिर आगे और टाइम मिलेगा पैसे लगाने के लिए? नहीं, देखिए सबसे पहले बात यह समझनी चाहिए कि मिड कैप जो है एज सच पूरे ब्रॉड सेक्टर को नहीं लेना चाहिए। मिड कैप स्टोरी है प्योर स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड। जो भी स्टॉक आप ले रहे हैं उसी सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक खराब काम करेंगे और बहुत सारे कुछ स्टॉक अच्छा काम करेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट चॉइस ऑफ स्टॉक, आपने कैसा स्टॉक चूज किया है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा सेक्टर खराब है। अभी हम फार्मा की बात करेंगे तो मिड कैप फार्मा में कम से कम इस समय 40 या 50 स्टॉक लिस्टेड होंगे, करने वाले काम 2 या 3 ही होंगे, बाकी तो ऐसे भी हैं। मैंने एक फार्मा का मुझे पता है जो IPO में उसका मैनेजमेंट फंसा हुआ है, उसके ऊपर सेबी के बड़े बड़े इश्यूज आए हैं, उसके बावजूद वो स्टॉक 30 रुपए से 100 रुपए हो गया पिछले 1-1.5 महीने में। और मेरे पास कई लोगों ने पूछा कि इसका क्या करें,
तो जब ऐसी क्वालिटी वाले स्टॉक चलते हैं और वो आज 100 वाला फिर वापस 75-70 आ गया है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये कहना कि ये सेक्टर में जाना है, ये गलत है। मिड कैप में आपको जाना पड़ेगा स्टॉक स्पेसिफिक, उस पर्टिकुलर स्टॉक की पूरी छानबीन के साथ कि भाई उसके प्रमोटर क्या है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिड कैप में प्रमोटर, उसके बाद उसके जो बिजनेस में स्पेसिफिक कोई काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर उसके बाद उसके नंबर्स। मैं समझता हूं नंबर्स को इंपॉर्टेंस मिड कैप स्टॉक्स में बहुत कम देनी चाहिए। 30% ही हम तो देते हैं, बाकी 60% जो है वो बाकी चीजें हैं, प्रमोटर बैकग्राउंड है और उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मिड कैप इज अ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी। हमें भी अभी भी ऐसा नहीं है कि मिड कैप में सब कुछ खत्म हो गया है, अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं। और जैसा अभी राहुल ने बताया कि अगर आपकी चॉइस सही होगी, तो आज सुबह ही हमने अपने क्लाइंट्स को जो मॉर्निंग मीट किया तो उसमें एक ही बात बताया कि इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद 100 स्टॉक्स हमारे जो कवरेज में है, एक्चुअली अगर देखें तो हमने क्वार्टर के बाद केवल 2 या 3 स्टॉक में डाउनग्रेड और अपग्रेड किया है, बाकी 85-90 स्टॉक्स में कुछ भी नहीं किया, सेम है, जबकि मार्केट इतना ऊपर नीचे हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे स्टॉक इम्यून है मार्केट से। वो इसलिए इम्यून है बिकॉज आपका क्वालिटी ऑफ स्टॉक चॉइस जो है वो सिलेक्शन सही था। तो मिड कैप में सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मा में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास अभी भी टोरेंट फार्मा है और विंडो फार्मा है, जहां पर आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी है, उनके पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो वो आगे कल के आपको काम आएंगे। उनके नंबर्स जून के क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में आपको दिखाई देंगे और आगे चल के देखने को मिलेंगे। तो वहां है। अगर हम फाइनेंस कंपनीज की बात करें, अब हम बैंक नहीं छू रहे हैं पिछले काफी समय से, लेकिन अगर हम फाइनेंस कंपनी की बात करेंगे तो वहां पर केयर रेटिंग सिर्फ टेक्निकल इशू है कि उनका अभी जो एफएमपी की वजह से जो टैक्सेशन का पार्ट है, 1 साल में आप फंड में रखेंगे पैसा और 3 साल के लिए रखना पड़ेगा, तो उनका इनकम जो है वो पोर्शन डेफर हो गया 3 साल के लिए, और बाकी बिजनेस बढ़िया है। तो केयर आज आप 1500 वाला माल आपको 1200 रुपए में मिल रहा है, इट इज बिकमिंग वेरी अट्रैक्टिव, सो यू शुड बाय केयर टुडे। और आपको 2 साल 3 साल में जब वो वाला इनकम भी दिखना शुरू हो जाएगा, प्लस जो रनिंग बिजनेस है वो बिजनेस दिखेगा, तो स्टॉक वापस री रेट होगा। इसी तरह कैपिटल फर्स्ट है, तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल की स्टोरी है बेसिकली, या फिर एसएमईज की स्टोरी है, जहां पर रिकवरी सबको पता है कि आने ही वाली अगले 1.5 साल में, तो इस तरीके की फॉल में इन स्टॉक्स को चूज करना चाहिए जहां पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर विश्वास है, मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास है, उनको चूज करना। ऐसी 2-3 बेहतरीन मिड कैप्स राहुल मैं आपसे जानना चाहता हूं जहां पर इस कमजोरी में आप खरीदारी करेंगे, क्योंकि आपने एक बात साफ कही कि 9000 का लेवल, 9000 का टारगेट निफ्टी का इंटेक्ट है, तो फिर रिस्क होगी कितनी होगी? 200-300 पॉइंट की। तो जब 200-300 पॉइंट के रिस्क के लिए 800 पॉइंट की तेजी क्यों छोड़ना है? जी बिल्कुल। तो फिर क्या खरीदा जाए? सीसीएल प्रोडक्ट्स, त्रिवेणी टर्बाइंस, कोलगेट। आई थिंक 3 आपने पूछे, ये मैं डेफिनेटली 3 नाम खरीदूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी, मीडियम टर्म के लिए भी। आई थिंक अनिल जी, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग बोरिंग अगेन, कोलगेट एक ऐसा स्टॉक है आपको लेके भूल जाना चाहिए। आई थिंक योर चिल्ड्रन शुड सेल इट इफ दे वांट टू। 85-90% की आरओई है, 2.5% का डिविडेंड यील्ड है, मार्केट लीडर है, 60% मार्केट शेयर है, पिछले 18 महीने में ओरल बी है, लीवर ने ट्राई कर लिया, सिर्फ इसी का मार्केट शेयर गेन हुआ है, पैकेजिंग कॉस्ट इसकी 25% है। ये तो भगवान की देन है नरेंद्र मोदी के लिए कि क्रूड को 40 पे कर दिया, और तो कुछ होए ना होए, ये जो आपको ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा, आप एक्चुअली अनिल जी किसी भी स्टॉक को उठा लीजिए जो क्रूड रिलेटेड होना, आई थिंक दैट कुड बी ग्रेट प्लेस फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स। मैं भी सोच रहा था जो क्रूड डेरिवेटिव्स पे जो रॉ मटेरियल ट्रेड करते हैं, क्या ऐसी कोई थीम्स, ऐसे स्टॉक्स हैं आपकी नजर में जिनको अब ऐसा फायदा होगा कि जितना प्रॉफिट वो क्वार्टरली बनाते थे, जितना साल में बनाते थे उतना क्वार्टरली प्रॉफिट? देखिए इतना बड़ा डेल्टा नहीं, पर नाम है। जैसे हमें नीलकमल बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक उस पर आपको बहुत बड़ा डेल्टा मिलेगा क्रूड की वजह से। जेबीएफ इंडस्ट्रीज है, रिलैक्सो फुटवेयर ले लीजिए, तो आई थिंक ये कुछ नाम है जहां पे हमको लगता है कि क्रूड की वजह से बहुत बड़ा डेल्टा हो सकता है। ये थोड़े लैग के साथ आ सकते हैं अनिल जी, क्योंकि ये लोग इन्वेंट्री बना के बैठते हैं, तो जब तक वो इन्वेंट्री क्लियर आउट होकर वो फ्रेश इन्वेंट्री नहीं बिल्डअप करते, वो जो रिवाइज प्राइसेस पे होते हैं 2-3 क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर का भी लैग हो सकता है कि, पर इनमें जो, क्योंकि क्या होता है अनिल जी, अगर आपको 400-500 पॉइंट का ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन मिल जाता है ना, फिर आप एम्प्लॉई कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, एड एक्सपेंस बढ़ा सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं, वो जो ग्रॉस और एबिडा के लेवल के बीच में आप खेल सकते हैं, आपको फिर भी एबिडा मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा। तो आप ये क्वार्टर के रिजल्ट्स ले लीजिए, एफएमसीजी कंपनीज को ले लीजिए, ज्यादातर टॉपलाइन ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन सब में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है बाय एंड लार्ज, जिनके भी क्रूड है। मेरे को लगता है ये स्टोरी थोड़ा और प्ले आउट होने के लिए बाकी है। आप जुबिलेंट को भी ले लीजिए, या फिर जिनके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स हैं, नॉट नेसेसरली कंज्यूमर, जहां पे भी आपको लगता है क्रूड की वजह से सेविंग्स होगी, आपको अदर कॉस्ट बढ़ाने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है, पर फिर भी आपको एबिडा मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा।
तो आई थिंक दैट शुड बी एन इंटरेस्टिंग थीम टू प्ले अकॉर्डिंग टू मी। अरविंद मिल्स भी देख सकते हैं, आई थिंक वो भी काफी अच्छा प्राइस करेक्शन दिया। तो राहुल ने इनफैक्ट कई सारे मिड कैप स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, I'm sure वहां पर निवेश भी हो रहा है। कोहली साहब, ऐसे कुछ आइडियाज जो इस समय आपके टॉप ऑफ द माइंड है? जैसे अभी हमने 3-4 नाम बताए, उसके अलावा अगर हम आईटी की तरफ जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि टेक महिंद्रा अच्छा स्टॉक है, जहां पर परफॉर्मेंस भी ठीक आ रही है और पिछले दिनों में उसमें हमने बीटिंग भी काफी देख ली, क्योंकि कंपनी ने पहले से कुछ गाइडेंस खराब दिया था, बाद में नंबर्स ठीक आ गए। तो अभी मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैजेस्को एक नया लिस्ट हुआ है स्टॉक कल परसों में, जो मैस्टेक की एक डीमर्ज नाम है। अब मैजेस्को के ऊपर एक्चुअली डोमेस्टिक मार्केट का कोई असर नहीं है और इनफैक्ट करेंसी का जो है फायदा ही होने वाला है। प्लस उनकी बेसिकली जो वैल्यूएशन है वो डिराइव होगी यूएस से। तो यूएस में वो जो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, उनकी लिस्टेड कंपनी है वहां पर, और उसको अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो उसका जैसे जैसे वहां एक्सपेंशन वैल्यूएशन का होगा वैसे ही यहाँ पे मिलेगा। तो मैजेस्को एक अच्छा स्टॉक हो सकता है लेने के लिए। जो मैस्टेक के शेयर होल्डर्स हैं उनको तो फ्री मिला हुआ है, तो वो तो रख सकते हैं, और जो नए शेयर होल्डर लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें लगता है कि कम से कम 50-60% का अपसाइड यहाँ से भी देखने को मिल सकता है मैजेस्को में अगले 1-1.5 साल में। तो काफी बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स आपको सुझाएं आज इस गिरावट में हमारे एक्सपर्ट्स ने। अब आप इनमें से पिक एंड चूज करके एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जो दलजीत की राय है, केयर, कैपिटल फर्स्ट, टेक महिंद्रा, मैजेस्को जो नया लिस्ट हुआ है कल से परसों से, टोरेंट फार्मा, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। वहीं राहुल कह रहे हैं सीसीएल प्रोडक्ट, त्रिवेणी टर्बाइन, कोलगेट, ये तो उन्हें पसंद ही है। क्रूड के गिरते दामों से जिन शेयरों को फायदा मिलेगा उनमें नीलकमल, रिलैक्सो फुटवेयर, जेबीएफ इंडस्ट्री, अरविंद लिमिटेड जैसे शेयर हैं, जुबिलेंट हैं, जहां पर आप अब भी निवेश का मौका दे सकते हैं। तो आपके ढेर सारे मौके, अच्छे शेयर, क्वालिटी बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है, इस गिरावट में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया राहुल और दलजीत, इतनी बेहतरीन पिक्स और सही डायरेक्शन के साथ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजार है कमजोर और आज 8,300 का लेवल भी टूटा हुआ। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश होती दिख रही है, लेकिन कोई खास नहीं, सब तरफ बिकवाली का माहौल बरकरार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि आगे फोकस रहेगा सोने और कच्चे तेल की ओपनिंग पर। क्या सोने में आज वाकई में और तेजी आएगी और क्या एक बड़ी खरीदारी का मौका आपके लिए है? अगर इक्विटी में पैसा नहीं बन रहा है, उस पर फोकस रहेगा। तो हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।